हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में। और आज हम इससे नीट के कॉन्सेप्ट की बहुत शानदार क्वेश्चन, मतलब अगर मैं कहूं कि चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो नीट हो, अगर कोई टॉपिक सबसे ज्यादा मतलब कंटिन्यूअसली बार बार पूछा गया है तो वो है इम्यूनिटी, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। सो लास्ट क्लास तक मैंने आपको डिजीज के पॉइंट में बात की थी कि डिजीज क्या होते हैं भाई, कि हमें किन्हें डिजीज हम कहते हैं, डिजीज असल में क्या होते हैं, डिजीज की क्या क्या कहानियां हैं, वो मैंने आपको लास्ट क्लास तक बताई थी। और एक चीज और बताई थी कि डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं भाई। तो वो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कशन कर दिया था कि आपको बीमारियों से बचना है तो बीमारी फैलने के वेक्टर से बचना है ना। बीमारी कैसे हवा से आ रही है, खाने से आ रही है, तो अच्छा खाना खाइए, अच्छी हवा लीजिए, मास्क लगाइए, फेस मास्क यूज करिए, ठीक है। किसी का यूज तौलिया, यूज रुमाल, यूज ये सब चीजें, कपड़े ये बिल्कुल यूज ना करिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की यार, देखो मच्छर मक्खियां ये सब जो है ना, कॉकरोच वगैरह बीमारियां बहुत फैलाते हैं। तो इन वेक्टर्स को आप अपने आसपास आने से रोकें। जैसे मच्छर से बचना है तो मच्छरदानी लगाइए, गंदे पानी को, डेंगू का जो मच्छर होता है वो ठहरे हुए पानी में रुकता है, वो स्टैग्नेंट वाटर जो है उसको रुकने ना दें कभी पानी, मतलब गंदा पानी हमेशा बहा दें, कूलर वगैरह साफ करके रखिए, ठीक है। ये एक पॉइंट हो सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि यार जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आता है एक जैसे तालाब वगैरह है ना, कोई पॉन्ड्स में अगर हमारे पास में बहुत सारे छोटे छोटे वहां पे जो मॉस्किटोज के लार्वा हैं, सो मॉस्किटोज के लार्वास को मारने के लिए एक मछली आती है, इसका नाम है गैम्बोसिया, ठीक है, और गिप्पी, दो मछली हैं, गैम्बोसिया और गुप्पी। ये दो मछलियां जो होती हैं ये मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास मॉस्किटोज के लार्वास पूरे कंप्लीटली जिस एरिया पे वो डेवलप कर रहे हैं वहीं पे खत्म हो जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली वो उतने मच्छर, उतने मॉस्किटोज डेवलप नहीं होंगे। तो उन वेक्टर्स के हेल्प, उन फैक्टर्स के हेल्प से हम इन वेक्टर्स को मार सकते हैं। ये है केरोसिन ऑयल यूज करते हैं, वो काला हिट, लाल हिट यूज करते हैं। इन सब चीज से मच्छर, कॉकरोच, है ना, इन सभी चीजों को हटा करके, मार करके आप अपनी डिजीज से बच सकते हैं। अब ये तो सवाल हुआ भाई कि मतलब एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं जो हमारे बॉडी के बाहर हैं, ये सारे फैक्टर जो हमें डिजीज से बचाते हैं। पर अब सवाल ये है कि मान लो यार कि डिजीज हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, वो जो पैथोजन है जो हमें बीमारी फैला रहा है, जो हमें डिजीज कर दे रहा है, वो जो मतलब हमारे शरीर में आ रहा है, तो हम उससे कैसे लड़ेंगे? क्या हमारे शरीर में कोई ऐसा सिस्टम है जो उससे लड़ने के लिए बना हुआ है? तो जी हाँ, हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम, ठीक है, नाम है उसका इम्यून सिस्टम। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि हमारी बॉडी में बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया रिस्पॉन्स सेट किए गए हैं, बढ़िया सेल है हमारे पास में, इम्यून, ठीक है, सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इम्यून सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ये एक सिस्टम बहुत जबरदस्त काम करता है। सवाल है क्या है इम्यून सिस्टम? आप सीधा सीधा बात कर सकते हैं, सिस्टम विच इज अगेंस्ट अगेंस्ट क्या बोल सकते हैं, पैथोजेंस, अगेंस्ट द पैथोजेंस, मतलब वो पूरा सिस्टम जो अगेंस्ट है पैथोजन के, जो कौन सा है, वो जो भी है हमारे पास में सिस्टम है कौन सा। तो सिस्टम की कहानी पूरी सिंपल सी इस तरीके से चलती है। सो वर्क अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजेंस के अगेंस्ट जो वर्क करता है वो हमारे हिसाब से वो इम्यून सिस्टम है। ठीक बात हो गई, बढ़िया। अब इम्यून सिस्टम की पूरी कहानियां कैसे काम करती हैं, जैसे अगर आप देखोगे, आप वैसे समझ तो नहीं समझ, मतलब अभी देखने पे नहीं समझ में आता, पर अगर हम समझें तो ये बात समझ में आती है कि जैसे कोई भी हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास डिफेंस सिस्टम के नाम पे है क्या जनाब? तो देखो सबसे पहले पास तो यार हमारी स्किन। कभी आपने सोचा आपकी स्किन से कोई भी एंटीजन एंटर नहीं कर सकता? कोई भी एंटीजन हो, कोरोना हो, वायरस हो, एड्स हो, दुनिया का कुछ भी, कोई भी एंटीजन हो, तुम्हारे स्किन से नहीं एंटर कर सकता। मतलब हमारे पास सबसे पहला बैरियर तो यही है, ये जो हमें मिला हुआ है। दूसरा बैरियर हमारे पास में, जब मान लो वो एंटर कर भी जाता है तो कहाँ से एंटर करेगा? अब स्किन से एंटर नहीं कर सकता तो नाक से जाएगा, ठीक है, नेजल पाथवे से, है ना, आई से एंटर करेगा, ओरल पाथवे से एंटर करेगा, तो ओरल पाथवे के अंदर सलाइवा है, समझ रहे हैं, नेजल पाथवे के अंदर म्यूकस है, आंख के अंदर जो है लाइसोजाइम टीयर्स है, जिससे वो एंटीजन्स को मारने का कोशिश करते हैं, ठीक है, इनसे चले गए। फिर पता चला कि और अंदर अगर वो एंटीजन थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा सा ढीठ टाइप का है, तो और अंदर चला गया, तो हमारे पास फिर कुछ सेल्स हैं जिसका नाम होता है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये कुछ सेल्स होती हैं, फैगोसाइटिक सेल होती है उन्हें हम कहते हैं, वो उन्हें मारने का काम करती हैं। और जब वो भी नहीं मार पाती तो फिर आखिरी में इंटरफेरॉन नाम की कोई चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में, ये एक बेसिक इम्यून सिस्टम है जो काम करता है।
अब अगर एंटीजेंस फिर भी एंटर कर गया तो हम फिर उसे स्पेसिफिक तरीके से मारते हैं। तो ये है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब ये होता है वर्क अगेंस्ट, ठीक है, हमेशा याद रखना इसका वर्क क्या होता है, वर्क अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट एंटीजेंस, अगेंस्ट द एंटीजेंस, एंटीजन के अगेंस्ट ये जो वर्क करेगा, एंटीजेंस बोलो या फिर आप उसे पैथोजन बोलो, जो भी पैथोजेंस को मारने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, डिफेंस सिस्टम जो है हमेशा याद रखना इसका डिफेंस सिस्टम है ये पूरा का पूरा, ये डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम है, ठीक है भाई। अब इस इम्यून सिस्टम की अगर मैं एक बेसिक बात कह दूं जो आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए और दो बात में अपन बात कर ले कि यार हमारी बॉडी में सिस्टम ना दो टाइप के हैं। ये जो सिस्टम है वो दो टाइप का है। एक सिस्टम होता है जिसे अपन कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, पहला वर्ड आता है हमारे पास में इनेट इम्यूनिटी, ये एक इम्यूनिटी है, ये इनेट है। और दूसरा जो होता है हमारे पास में जिसे अपन कहते हैं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड। अब इनेट और एक्वायर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है भाई, तो इनेट का मतलब ये हो गया भाई कि जो हमारे पास में बाय बर्थ प्रेजेंट है, ठीक है, और जो हमारे पास में बाय बर्थ प्रेजेंट है, जो बाय बर्थ गिफ्टेड मिल गया है, वो याद रखना वो नॉन स्पेसिफिक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी मतलब बनाई जाती है इसमें कि नॉन स्पेसिफिक फॉर मतलब क्या आना चाहिए, मतलब नॉन स्पेसिफिक फॉर ऑल एंटीजेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि वायरस आएगा तो उसके लिए अलग रिएक्शन करेगा, है ना, और बैक्टीरिया आएगा तो अलग होगा, साल्मोनेला टाइफिमोरियम आएगा तो अलग होगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया आएगा तो अलग होगा, नहीं, सबके लिए एक जैसा है, तो नॉन स्पेसिफिक है ये वाला, ये बात याद रखना। एक्वायर्ड मतलब ये याद रखना बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब याद रखना आफ्टर बर्थ ये मिला हुआ सप्लाई, एक्वायर्ड है मतलब आफ्टर बर्थ है, अपनी मेहनत से कमाना पड़ेगा, बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा, आफ्टर बर्थ, ठीक है। सो ये आफ्टर बर्थ जो है बना है, याद रखना ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इसका मतलब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्पेसिफिक फॉर एंटीजेंस, ठीक है, मतलब जो एंटीजन जैसा आ रहा है उसको कैसे मारना है सबके लिए स्पेसिफिक रहेगा। तो एक सबसे पहला सवाल आता है कि भैया जो हमारे पास इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी दो पार्ट की होती है, एक होती है इनेट, एक होती है एक्वायर्ड। इनेट का मतलब जो बाय बर्थ है, और बाय बर्थ अगर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में या फिर हमारे पास में प्रेजेंट है तो ये नॉन स्पेसिफिक है। हर एंटीजेंस को देखो, तुम्हारी स्किन चाहे बैक्टीरिया है चाहे वायरस है सबको एक तरीके से मारेगी, तुम्हारी आंख में चाहे कंकड़ जाए, चाहे बैक्टीरिया चला जाए, चाहे तुम खुद उसका आंख में घुस जाओ पूरा, ठीक है, फिर भी तुम्हारी आंख से आंसू के आंसू ही गिरेंगे, उसमें नया कुछ नहीं है। बैक्टीरिया के लिए अलग आंसू, किसी इंसान के लिए अलग आंसू, सबके धूल के लिए अलग आंसू नहीं है भैया, सबके लिए जैसे आंसू है। मुंह का जो सलाइवा है वो बैक्टीरिया, फंगस, जितने भी एक्सेट्रा सबको एक तरीके से ही मारता है। नाक का म्यूकस जो है हर मतलब आपको सर्दी 4-5 तरीके से होती है, चारों पांचों तरीके में यहाँ पे सिर्फ नाक भर जाती है। सो ये बहुत कॉमन है, मतलब ये वैसा ही है कि जैसे हमारे पास में कैसे मतलब क्या होता है ना, दो तरीके से हम घर के बाहर गार्ड बैठाते हैं, कुत्ता और एक गार्ड। कुत्ता बैठा दिया वो भैया नॉन स्पेसिफिक है, गाय आए तो भी भूख देगा, कुत्ता आया तो भी भूख देगा, इंसान आया तो भी भूख देगा, तुम्हारे घर का पड़ोसी आदमी आया तो भी भूख देगा, सबको भूख देगा। रीजन नॉन स्पेसिफिक है, वो भैया सबको एक जैसे ट्रीट करता है, उसको बस इतना ही सिखाया गया है मेरे घर में कोई दिखे तो मैं भूख देना, जो जान पहचान का छोड़ के बाकी सबको भोग दो, यही होता है ना। और एक गार्ड होता है, गार्ड क्या करता है कि किसको मारना है, किसको भगाना है, किसको लाना है, वो गार्ड को पता होता है। तो गार्ड स्पेसिफिक होता है, हर किसी का अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, कि किसको स्वागत करना है, किसको हटा देना है, किसको भगा देना है, गार्ड का यही काम होता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, एक नॉन स्पेसिफिक है और एक स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब हर किसी को एक तरीके से ट्रीट करेगा, ये हर किसी को एक तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग करेगा, ठीक है भाई। अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं कि यार स्पेसिफिक में मेजर कितने पार्ट हो सकते हैं, तो हमारा पूरा इनेट इम्यूनिटी जो हमारे पास में है, बेसिकली मैं बताऊं आपको ये 3-4 तरीके से डिवाइड होता है। इनमें से सबसे पहला पार्ट अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पार्ट आता है कि इनमें से, तो आप उसे कहते हैं बेटा, जैसे पहला वर्ड आता है फिजिकल बैरियर। ये सारे के सारे बैरियर हैं असल में, ठीक है, ये सारे के सारे बैरियर हैं, ये सब कुछ ना कुछ रोकने का काम करते हैं। और जिसे आप फिजिकल बैरियर करते हैं इज नथिंग मच, ये क्या है, आपकी स्किन। मैं अभी थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं, बाद में फिर एनसीईआरटी में डिटेल कर दूंगा। स्किन हो गया, इसके बाद जो आपके पास में जो सिलिया होता है, सिलिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिलिया जो प्रेजेंट होगा, सिलिया ऑन रेस्पिरेटरी पाथवे, जो आपके रेस्पिरेटरी पाथवे पे होता है। असल में रेस्पिरेटरी पाथवे का जो सिलिया है वो भी फिजिकल बैरियर में ही आता है, क्योंकि वो भी किसी ना किसी तरह से रोकने की कोशिश करता है, ये फिजिकल बैरियर कहलाएंगे।
ये सब फिजिकल बैरियर कहलाएंगे, ये लोग इस तरीके से रोकते हैं। ठीक बात है। अब इसी के बाद यहां पे मैं दूसरा पार्ट कर देता हूं। दूसरा पार्ट वर्ड हम कहते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर मैं बात करूं कि इसके पास क्या क्या हो सकता है भाई, तो आप मान सकते हैं सलाइवा। ठीक है भाई साहब, सलाइवा है आपके पास म्यूकस है, म्यूकस नाक में होता है ना म्यूकस। इसके अलावा जो है आपके पास में लाइसोजाइम ऑन आईज, लाइसोजाइम आईज में, आई में जो लाइसोजाइम होते हैं वो भी सब ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। इसमें भी हम किसी ना किसी तरीके से चीजों को रोक सकते हैं। ठीक बात है। अब हमारे पास में तीसरे नंबर का फैक्टर आता है कि अब इसके बाद एंटर कर गया तो कहां जाएं, तो इसके बाद एंटर करते हैं तो हम इसे कहते हैं भाई यहां पर सेलुलर बैरियर। अब क्वेश्चन आएगा कि यार ये सेलुलर बैरियर क्या है, तो आप बताना। कुछ सेल है हमारे पास में, जैसा एक का नाम होता है PMNL सेलुलर बैरियर, जैसे एग्जांपल आता है PMNL, इसका नाम होता है पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, असल में ये न्यूट्रोफिल्स है, असल में ये न्यूट्रोफिल्स है। अगर आपको न्यूट्रोफिल्स की जानकारी अभी तक नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उसमें WBC होता है, और WBC के अंदर जो पार्ट होते हैं वो होता है ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट, फिर उसके अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स नामक एक फैगोसाइटिक सेल है। इसके अलावा हमारे पास एक और सेल है बेटा जिसका नाम है मोनोसाइट। ये भी कोई भी एंटीजेंस को मारने के लिए बहुत काफी है, सेलुलर बैरियर इसे अपन कहते हैं। अगर मैं फोर्थ नंबर के पॉइंट को बताऊं तो फोर्थ नंबर का पार्ट जो आता है इसे अपन कहते हैं साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस जो काइनेंस हमारे पास में ये बैरियर आएंगे, तो साइटोकाइंस क्या है पता है, तो याद रखना साइटोकाइंस मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, हम किसके अगेंस्ट काम करते हैं बेटा, तो याद रखना अगेंस्ट वायरस। ये किसके अगेंस्ट वर्क करता है, अगेंस्ट वायरस। और यहां पर जो रिलीज होता है वो मटेरियल, उसका नाम होता है भाई साहब इंटरफेरॉन, उसका नाम होता है इंटरफेरॉन। तो आपके सामने ये सारी चीजें मैंने लिख दी, ये सारे पॉइंट बना दिए। आप इसका फ्लो चार्ट बढ़िया तरीके से, मेरे पास थोड़ी कम जगह थी, आप थोड़ी और अच्छी जगह ले लेना और इनके पॉइंट्स को लिख लेना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत लंबा चौड़ा फ्लो चार्ट वो सब बनाने से अच्छा है कि एक फ्लो चार्ट बना के आधी कहानी खत्म कर दो। मजा इतने पे ही आ जाता है कि ठीक है भाई हमने कुछ बेहतर तरीके से बना लिया है, हमने इस चीजों को पढ़ लिया है और ये हमें समझ में आ जाएगा। मैं इसे NCERT के हिसाब से भी समझा दूंगा, पर आपको ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है कि ये इन्नेट इम्यूनिटी है, बेसिक पॉइंट है। एक आध क्वेश्चन कभी कभार इसके ऊपर नीट में बनते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। अब आता है भाई साहब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर आप एक्वायर्ड को बात करोगे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब यार हमने हमारे बर्थ के बाद हमें ना अपनी मेहनत से इसे कहीं ना कहीं से लाना पड़ा, कहीं ना कहीं से हम इसको डेवलप किए। ये बना बनाया नहीं मिलेगा हमें, मतलब ऐसा नहीं कि मिल गया है, स्पेसिफिक है, तो सबके लिए अलग अलग काम करेगा। तो एक्वायर्ड के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास में, ठीक है, एक होता है हमारे पास में एक्टिव। अब इसको सिर्फ सुनना, इसका फ्लो चार्ट हल्का हल्का बता रहा हूं मैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। हमारे पास थोड़ी जगह कम है तो आप इसे थोड़ा सा हल्का हल्का बस अभी समझ लो, फ्लो चार्ट एक्टिव और पैसिव। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप का, एक्टिव और पैसिव। और ये बात को समझ लीजिए, पूरी बायोलॉजी में जब भी कहीं एक्टिव और पैसिव वर्ड दिखाई देना, इसका एक ही मतलब होता है। पैसिव का मतलब होता है इनडायरेक्टली और एक्टिव का मतलब होता है डायरेक्टली। एक्टिव का मतलब यह है कि हमारी इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी किस बात पे डिपेंड करती है भाई, कि हमारे शरीर में कोई आए, पहली बार आए, ठीक है, कोई एंटीजेंस आए और उसको हम पहचाने, फिर हम उसको मारे और मारने के लिए पूरा केमिकल निकाले। तो ये मैंने अपने मर्जी से बनाया। मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लो, एक तरीका ये होता है कि मान लो हमें कोई बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, तो वह हमारे शरीर में आया, हम उसके अगेंस्ट उसे लड़े और लड़ने के बाद एंटीजन की अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली और तैयार हो गए। इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। सो इंट्रैक्शन इसमें याद रखना, एक्टिव इम्यूनिटी में होता है एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन होता है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आपको याद रखना, एंटीजन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो याद रखना रिक्वायर्ड, यहां पे शॉर्टकट में लिख दिया रिक्वायर्ड एंटीजन इंटरेक्शन। अगर एंटीजन इंटरेक्शन हमारे शरीर में आके लड़ेगा तो हम उसे एक्टिव मानेंगे कि हाँ तुम्हारे हमारे शरीर में आए थे, हमसे लड़े थे, तो हम एक्टिव मानेंगे। पैसिव का मतलब याद रखना, ये जो है ना रेडीमेड होगा, विदाउट इंटरेक्शन, विदाउट इंटरेक्शन। ये बिना इंटरेक्शन के, मतलब ये एंटीजन आया नहीं, इंटरेक्शन विदाउट इंटरेक्शन हुआ। और याद रखना इसे आप एक दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं, बनाया नहीं, असल में ये रेडीमेड होगा, बना बनाया एंटीबॉडी आपको मिल जाएगा इसमें, रेडीमेड, आपने अपने आप अपने मर्जी से बना दिया, रेडीमेड है।
अब यहां पर एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो पार्ट हैं, जैसे आपने देखा होगा, एक का नाम होता है नेचुरल, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, आप चाहो तो अच्छे से बना सकते हो, ठीक है, और दूसरे का नाम होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल आर्टिफिशियल इसके दो पार्ट हैं, इसके भी दो पार्ट वैसे ही हैं, एक का नाम है नेचुरल और एक का नाम है आर्टिफिशियल। मैं आपको समझा रहा हूं, आप अपने फ्लो चार्ट में इन्हें मेंशन कर लेंगे तो आपका काम बढ़िया से हो जाएगा, आप इन्हें लिख लेना। चलो तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसके दो पार्ट है, पैसिव इम्यूनिटी है उसके भी दो पार्ट है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब एंटीजन तुम्हारी बॉडी में आया, तुमने उसे परखा, तुमने उसे देखा और देखने समझने के बाद तुमने उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन बना लिया, तुमने उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन बना लिया कि भाई ठीक है हम इसको ऐसा मारेंगे। अब जैसे समझो, एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल को समझो। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब एंटीजन तुम्हारे पास में आया लेकिन नेचुरली आया, नेचुरली आया। एग्जाम्पल लिख देता हूं, स्मॉल पॉक्स। अब आपने स्मॉल पॉक्स को पर देखा होगा कि यार किसी इंसान को, मतलब अभी सिर्फ समझते चलो, ये फ्लो चार्ट है, जिस इंसान को फ्लो चार्ट समझ में आ जाता है वो हर चीज समझ सकता है। तो पहले बेसिक चीजें शॉर्टकट में लिखना सीखो। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, तुरंत याद करो, अपना केस दिमाग में लगाओ कि मैंने क्या बताया तुम्हें, कि यार स्मॉल पॉक्स एक ऐसी चीज है, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी चीज है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया, दोबारा फिर बहुत हद तक चांस है कि दोबारा हमें नहीं होता। मानते हैं ना ऐसा हम लोग, एक बार हमें स्मॉल पॉक्स हो गया तो दोबारा नहीं होगा। रीजन इसके पीछे क्या रीजन है, तो पता चलता है कि भैया जिसे एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया, वो एंटीजन उसके शरीर में आ गया, उसको कोई दवाई मत दो, कुछ मत दो, देने की जरूरत ही नहीं है, बनाया भी नहीं गया आज तक उसके लिए कुछ दवाई वाई, उसको बस छोड़ दो 3-4 दिन के लिए। 3-4 दिन के लिए अलग से रखो, साफ सफाई में बढ़िया से रहो ताकि उसे कोई नुकसान ना हो, और 3-4 दिन के बाद उसका शरीर उसके एंटीजन को पहचानता है, उसके वायरस को पहचानता है, अच्छा ये ऐसे ऐसे मरेगा, और 3-4 दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों, कैसे ठीक हो गया अपने आप, क्योंकि आपका शरीर उसके एंटीजन्स को मारने के लिए पूरी व्यवस्था कर लेता है, पहचान लेता है हमारा शरीर इसको कैसे मारना है। देखो जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर में आता है ना, तो हमारा शरीर उसको नहीं जानता है कि मारे कि ना मारे, तो पहले से नहीं मार सकता उसको, डायरेक्टली नहीं मार सकता, उसको जानेगा, पहचानेगा, देखेगा मारने लायक है या नहीं है, हो सकता है अच्छा हो कोई हो। तो ये हमारी इम्यूनिटी का एकदम कोर प्रॉपर्टी है कि भैया जो अच्छा है उसको नहीं मारना है, जो बुरा है उसको मारना है। तो जो बाहर से आया, तो एंटीजन जब आया हमारे शरीर में तो हम तो उसको नहीं जानते थे, तो हमने उसको देखा, परखा, समझा, थोड़ा वक्त लगा, 3-4 दिन बुखार हुई, वक्त लगा, लेकिन चौथे दिन अगर पता चल गया दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होता, तो बताओ ये एक इम्यूनिटी ही मिली ना। तो अगर आपको स्मॉल पॉक्स से बचना है दोबारा, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि भैया एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाए। इसीलिए कहते हैं बचपन में एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हो गया तो फिर बड़े में नहीं होगा। बचपन की स्किन अच्छी होती है, दोबारा रिकवरी कर जाती है, और बचपने में 3 साल 4 साल 10 साल 12 साल इसके बीच में अगर स्मॉल पॉक्स हो गया तो ज्यादा अच्छा है कि दोबारा जीवन में फिर नहीं होगा, और बड़े उम्र में होता तो फिर नुकसान बहुत पहुंचाता है। ठीक है, तो ये स्मॉल पॉक्स एग्जाम्पल हो गए। आर्टिफिशियल में बताते हैं। अब आर्टिफिशियल में एंटीजन जानबूझ के तुम्हारे शरीर में डाला जाएगा। बोले हैं जानबूझ के बीमारी फैलाई जाएगी? बोले नहीं भाई। अब जैसे मान के समझो ये वैक्सीनेशन, नाम सुना है कभी वैक्सीन का? ये जो वैक्सीन होती है असल में उसमें क्या होता है कि आप उससे बच जाते हो, आपको बीमारी नहीं फैलाती हो, आप उससे नहीं मरते हो। वैक्सीन के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि वैक्सीन में मरे हुए एंटीजेंस होते हैं, या एटीन्यूटेड होते हैं, अधमरा होते हैं, या फिर थोड़े इनएक्टिव होते हैं, या थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होते हैं, उनको हमारे शरीर में डाला जाएगा। बोले क्यों? देखो यार, हमारा शरीर ना प्रैक्टिस की भाषा समझता है। मतलब मुझे अगर बाउंसर की प्रैक्टिस करवानी होगी किसी क्रिकेटर को, तो मैं बोलूंगा बाउंसर ऐसी आएगी ऐसी जाएगी, तो सुनने पे वो सीख जाएगा क्या? नहीं, बाउंसर फेंक के मारनी पड़ेगी। वैसे ये भी है कि हमारा शरीर भी प्रैक्टिस की भाषा समझता है कि जब तक वो एंटीजन हमारे शरीर में आएगा हम उससे लड़ेंगे, लड़ने के बाद एंटीजन बनाएंगे, सॉरी एंटीबॉडी बनाएंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा कर लिए, पहचान लिए, अब पहली बार पहचान लिए, दोबारा आएगा तो हम उसे तुरंत पहचान लेंगे, अच्छा यही है जो पिछली बार आया था, मारो, मार देते, तुरंत मार देते हैं, अगली बार पता ही नहीं चल पाता। क्या लगता है दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं आता होगा? दोबारा हमें बीमारी नहीं होती होगी? होती होगी। क्या हम पोलियो का टीका लगा लेते हैं तो हमारे शरीर में पोलियो का वायरस हमारे शरीर में एंटर नहीं करता होगा? करता होगा अभी भी। लेकिन अब हमने उसके आने से पहले उसके अधमरे फॉर्म को डाल के हम अपने शरीर को प्रैक्टिस करवा चुके हैं कि भैया जब ये आएगा ओरिजिनल वाला तो इसको ऐसे मार देना। हमारा शरीर प्रैक्टिस कर चुका है। फिर आते हैं पैसिव के नेचुरल वाले पार्ट में। अब रेडीमेड बनाना है, रेडीमेड इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। मैं लड़ूंगा नहीं, रेडीमेड बना बनाया। तो जैसे बहुत सारे चैप्टर में आपने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया आपको कि IgG हो गया, IgA हो गया,
ये एंटीबॉडी नाम सुना है? अब मैं इसको हल्के से, ज्यादा मेरे पास जगह नहीं तो मैं हल्का बताता हूं कि आईजीजी जो है फ्रॉम मदर टू फीटस प्लासेंटा के थ्रू जाता है। मां ने उसके बदले कुछ लिया? नहीं भैया, रेडीमेड था, बच्चे को दिया कि जा बीमारियों से बच के रहना। आईजीए मिल्क कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट मिल्क जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो जाता है मतलब मां से बच्चे में जाता है। सो मदर टू न्यू बॉर्न बेबी में जाएगा, तो वो दोनों में जाने के लिए रेडीमेड मिला ना, ये रेडीमेड हो गया। फिर आते हैं कि आर्टिफिशियल जो है बना बना के भी देते हैं। तो याद रखना, जो टिटेनिस का जो हमारे पास में एंटीटॉक्सिन है, टॉक्सिन नाम सुने? एंटीटॉक्सिन, एंटीवेनम, ये नाम आपने कभी सुना है? एंटीवेनम आपने नाम सुना है? अगर एंटीवेनम नाम नहीं सुना है तो सुन लीजिए। एंटीवेनम का मतलब होता है भाई, जो सांप का जहर होता है ना, उसके अगेंस्ट एंटीटोड बनता है। एंटीवेनम जो एंटीटोड बनता है ना, वो इसी से बनता है, एंटीवेनम। एंटीवेनम जिसे अपन कहते हैं, तो ये एंटीवेनम असल में है क्या भाई? ये मतलब क्या बोलना चाहिए कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है बनी बनाई। इसको कैसे बनाते हैं आपको पता है? जैसे आपको पता होना चाहिए, हॉर्स में जो है ना, वो सांप के जहर का असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता होगा? सोचो, क्यों? सांप के अंदर ऐसा क्या है? अगेन वही बात, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी है उसके अंदर। मतलब 10 लोगों को एक साथ कोरोना हुआ, आपको नहीं हुआ, मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, मतलब आपके पास कोरोना को मारने की क्षमता है। तो आपके शरीर में जाके देखेंगे ऐसी कौन सी क्षमता है यार, ऐसा कौन सी पोटेंशियल है कि जो आपको कोरोना नहीं हुआ, तो पता चलेगा कि तुम्हारे शरीर में एक विशेष टाइप का एंटीबॉडी है जो कोरोना के वायरस को मार डाल रहा है, जो कोरोना के वायरस को मार दे रहा है। तो अच्छा, इसके पास कुछ गुण है, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिससे ये उसको मार दे रहा है, क्या बात है, उसको निकालो, देखिए जरा क्या किससे कैसे मारता है, देखिए जरा। फिर वो देखेंगे उसको कि चलो देखते हैं कैसा मारता है, फिर उसको पता लगाएंगे, इधर आओ, जैसे कैसे मारते हो दिखाओ। फिर तुम्हारे एंटी शरीर का एंटीजन निकाले और बाकी शरीर में भी डाल दिए, जाओ यार ये इसके शरीर में इसको मारते हैं, तुम भी अब बच पाओगे। वैसे ही यहां पर भी, तो हॉर्स के अंदर जब सांप का जहर जाता है तो हॉर्स उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन उसे भी करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसको मारना पड़ता है। अब जब उसे वहां पर मारना पड़ता है, ठीक है भाई, उसे मार दिया उसको, तो वही काम हम क्या करते हैं कि उसके शरीर में जहर डालते हैं और जैसे ही वो एंटीबॉडी बनाता है, उसके ब्लड के सीरम को निकाल के, उससे एंटीबॉडी को निकालकर एक दवाई बना लेते हैं, और जैसे ही वो सांप आपको काटेगा वही एंटीबॉडी आपके शरीर में डाल देते हैं। तो जैसा घोड़ा असर कर रहा था, वैसा अब आप असर करने लग जाएंगे। उसी तरह से कभी आपको टिटनेस लगा, मतलब लोहा लगा होगा, तो आपने टिटनेस का एक टीका इंजेक्शन लगवाया होगा, तो आपने कभी सोचा कि टिटनेस तो हुआ नहीं आपको, लेकिन पहले से ही आपको लगा दिया गया टिटनेस का इंजेक्शन, क्यों? ये भी वही है कि अगर मान लो गलती से आपको टिटनेस होने वाला भी हो, तो उससे पहले टिटनेस की एंटीबॉडी डाल दी जाए, ताकि टिटनेस बढ़े, टिटनेस आपको नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही आप जो है उसे मारने के लिए एंटीबॉडी भेज दो, तो आपका शरीर उसको मार देगा और आपको फिर दोबारा टिटनेस नहीं हो पाएगा। 5 महीना 6 महीने के लिए एंटीबॉडीज काम करती है। तो कुछ इस तरह से मेरे लाल, ये मेरे बच्चे, ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको एकदम बढ़िया रीड करना है। मैंने बेसिक पॉइंट पे आपको हल्का सा इसको समझा दिया है कि भाई ये ऐसे ऐसे काम करता है। इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसके हिसाब से ये पूरा फ्लो चार्ट है। आसान सी बात मैंने आपको बताई थी, आप इसे एक बार हल्का हल्का रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है मतलब मैक्सिमम टाइप ऑफ इन्फेक्शन हम डेली एक्सपोज होते हैं। अभी आप हाथ, खाना पीना सब चीज देखेंगे तो कितने उसमें है, और ये सीधा सा पॉइंट है कि हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम है जो इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट से हम बचाता है, और इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। और ये लड़ता है जिससे कहते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। सो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू द फाइट, ठीक है, टू फाइट द डिजीज कॉजिंग एंटीजेंस एंड पैथोजेंस, जो भी आप उसे कहेंगे, ठीक है। सो क्या कह सकते हैं, कॉन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। So what is immunity? इम्यूनिटी मतलब पोटेंशियल अगेंस्ट या फिर पावर अगेंस्ट एंटीजेंस, पावर अगेंस्ट पैथोजेंस, पावर अगेंस्ट या रिएक्शन अगेंस्ट एंटीजेंस, जो भी होगा वो हमारा इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी के 2 टाइप है, अगेन वही बात, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि नॉन स्पेसिफिक है, और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी मतलब हर किसी के लिए एक ही जैसा से काम करता है, प्रेजेंट टिल द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में जब आएगा तो सबसे पहले वो इसी से मिलेगा। सो प्रोवाइडिंग द डिफरेंस इन टाइप ऑफ बैरियर्स, ये हमें बैरियर प्रोवाइड करता है। जैसे पहला बैरियर हो गया फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी एंटीजन सबसे पहले आएगा तो कहां से आएगा, स्किन से, अवर बॉडी जो बॉडी है सब चीजों को रोक सकता है। तो पहला पॉइंट आ गया फिजिकल बैरियर का, स्किन। मेंटेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोक देता है। इसके अलावा एक और पार्ट आता है
म्यूकस कोटिंग रेस्पिरेटरी पाथवे। आप जैसे सांस लेंगे अंदर से देखेंगे पूरा ना, तो पूरा का पूरा यहाँ पर अंदर पूरा पाथवे होता है। जैसे ही कोई एंटीजेंस अंदर जाता है, देखना कभी कफ बनने लग जाता है, कभी नाक जाम हो जाती है, तो म्यूकस कोटिंग एपिथेलियल जो होता है ये भी एपिथेलियल जो है ये एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पाथवे में, सांस लेने वाले पाथवे में जो होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाथवे में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यूरोजेनाइटल पाथवे में भी होता है, ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग द आवर बॉडी। तो ये सारी चीजें जैसे तुम्हारे खाने वाली जगह पे, जेनाइटल पाथवे पे, जैसे आपने देखा होगा कि जेनाइटल पाथवे में भी एक द्रव लगातार फ्लूइड रिलीज होता रहता है, उसी तरह आपके रेस्पिरेटरी पाथवे पे भी रिलीज होता रहता है। तो ये सारे पार्ट जो रिलीज करते हैं इनके पास म्यूकस होता है, ये सब फिजिकल बैरियर में ही आते हैं। जैसे ही कोई एंट्री करने की कोशिश करेगा तुरंत उसको म्यूकस रिलीज कर देते हैं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगेन वही बात, अगर एंट्री कर ही गया तो फिर हमारे सलाइवा, हमारा नाक का जो म्यूकस है, उसके अलावा आंख की जो टीयर्स हैं, ये सब बचाने की कोशिश करते हैं। सो एसिड इन स्टमक में जो एसिड है HCl 1pH का है भाई। सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आईज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, बचाता है। फिर हम पहुंचते हैं सेलुलर बैरियर। बेटा हमारे पास बहुत सारी सेल्स भी हैं जो इनको मारने की कोशिश करती हैं, जैसे ल्यूकोसाइट WBC हमारे पास में। इसके अलावा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जिसे अपन कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट मतलब न्यूट्रोफिल्स, ल्यूको और आपका मोनोसाइट्स, ये भी इनको मारने का काम करते हैं। मोनोसाइट, NK सेल, नेचुरल किलर सेल, ये सब सेल WBC के टाइप हैं। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। इसके अलावा ये सब जो है ना मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं। मैक्रोफेज मतलब जैसे न्यूट्रोफिल्स होता है वो माइक्रोफेज है, और मैक्रोफेज जो होता है वो है ये आपका मोनोसाइट्स। तो ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। फिर हम लोग पहुंच गए साइटोकाइंस में। तो अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होता है वो सिक्रीट करता है केमिकल जिसका नाम है इंटरफेरॉन। ये एक प्रोटीन है और ये अगेंस्ट काम करता है किसके, ये अगेंस्ट काम करता है हमारे वायरसेस के। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बाकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके और भी बहुत सारे पार्ट हैं जिसको अब अपन नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसे लगी। फ्लो चार्ट आप जरूर बना लीजिए और उसको आप अपनी कॉपी में बनाकर याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ने की बहुत सारी बातें पर फ्लो चार्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय।